टीपू सुल्तान एक अच्छे समझदार हुक्मरान, एक सच्चे वतन परस्त और एक बहादुर, फुर्तीले और जाबाज सिपाही थे। उन्होंने कई जंग लड़ी और जीती। उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में अपने छल कपट के जरिए तेजी से पांव पसार रहे थे और मैसूर पर कब्जा चाह रहे थे। शेर मैसूर टीपू सुल्तान अंग्रेजों की चाल को, उनके दोगलेपन को बखूबी समझते थे। इसी वजह से अंग्रेज के हाथ मैसूर नहीं आ रहा था। अंग्रेज भी टीपू सुल्तान की ताकत और समझदारी से वाकिफ थे। उन्हें मालूम था कि टीपू सुल्तान से टक्कर लेना अपने लिए मुसीबत मोल लेना है, लेकिन मैसूर पर कब्जा तो करना ही था, बाय हुक और बाय क्रुक। दोनों के बीच यानी ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच 4 जंग हुई। चौथे और आखिरी जंग अंग्रेज जीत गए, बहादुरी से नहीं, बेईमानी से। हुआ यूं कि टीपू सुल्तान का वजीर अंग्रेजों के साथ जा मिला और इस दगा की वजह से किले पर अंग्रेजों का कब्जा आसानी के साथ हो गया और टीपू सुल्तान मारे गए। वरना टीपू सुल्तान की तलवार के आगे कौन टिक सकता था। जंग के मैदान में टीपू सुल्तान की बेहतरीन तलवारबाजी, शेर जैसी फुर्ती और तलवार की तेज धार दुश्मनों को जमीन चटवा देती थी। गैर मामूली शख्सियत वाले टीपू सुल्तान की तलवार भी गैर मामूली थी। हम ये भी कह सकते हैं कि तलवार उनकी शख्सियत का अक्स था और हमेशा टीपू सुल्तान के साथ रहती थी, मैदान जंग हो या फिर ख्वाबगाह यानी बेड चैम्बर। टीपू सुल्तान की तलवार की कारीगरी, कैलीग्राफी और उसका मेटल ब्लेड और उसके साथ जुड़ी कई बातें काबिले जिक्र है। टीपू सुल्तान की तलवार की बेहतरीन कारीगरी और उसका स्टील ब्लेड उसे दुनिया के चंद नुमाया तलवार में शुमार करती है। ये तलवार इतनी सख्त थी कि दुश्मन के आर्मर को एक बार में ही 2 टुकड़े कर दे। टीपू सुल्तान की तलवार की हार्डनेस उस स्टील के वजह से थी जिससे वो बनी थी, और ये स्टील एक ख़ास किस्म की स्टील थी, वुड्स स्टील। वुड स्टील से बने तलवार बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे और वज़न में हल्के, और धार बहुत तेज़ होती थी। कहते हैं कि वुड स्टील से बने इस तलवार की धार को बार बार बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। ऐसे नायाब स्टील के बारे में क्यूरियोसिटी होना लाजमी है। मशहूर साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने 4 साल लगाए इस स्टील की प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए। फ्रांसिस ब्यूकानन, जो कि एक स्कॉटिश सर्जन, सर्वेयर और बॉटनिस्ट थे, उन्होंने सर्वे किया ये देखने के लिए कि ये स्टील बनता कैसे है। उन्होंने हजारों स्मेल्टिंग फर्नेसेस यानी भट्टियों का जायजा लिया और अपनी ऑब्जर्वेशन और मालूमात को किताबी शक्ल दे दी। उन्होंने अपने अकाउंट में बताया कि लोहे को कोयले के साथ मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था और ज़बरदस्त टेम्परेचर कंट्रोल के बाद बनते थे हाई ग्रेड स्टील इनगॉट्स, जिनसे तलवार बनाए जाते थे। लोहार तलवार बनाने के लिए पहले स्टील को तपाता था और फिर फौरन केले के स्टेम में डालकर ठंडा करता था, और इस तकनीक से स्टील काफ़ी हार्ड हो जाती थी। फौरन ठंडा करने के वजह से उस पर ख़ास पैटर्न आ जाता था, वाटर्ड पैटर्न, जो कि पॉलिश होने के बाद और उभर कर आता था और खूबसूरत दिखता था। ये पैटर्न आता था छोटे छोटे कार्बन क्रिस्टल्स के वजह से, जो फॉर्म हो जाते थे ठंडा करते वक्त। नैनो टेक्नोलॉजी का नाम आपने सुना होगा। ये साइंस की लेटेस्ट ब्रांच है। नोबेल लॉरिएट रॉबर्ट एफ कर्ल का कहना है कि हिंदुस्तान में 18वीं सेंचुरी में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा था। टीपू सुल्तान की तलवार में ऐसे एलिमेंट्स थे जो कि कार्बन रिच आयरन ओर से बने थे, यानी नैनो स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल। टीपू सुल्तान की तलवार में कुरान पाक की आयत और खुदा की खूबियाँ, टीपू सुल्तान का नाम और उनका कैपिटल श्रीरंगपट्टनम।
और शमशेर मलिक यानी स्वॉर्ड ऑफ द किंग खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखा है। शेर मैसूर को शेर से बहुत उनसियत थी। उन्हें शेर बहुत दिलकश लगते थे और शेर उनकी रियासत का थीम भी था। इसीलिए उनकी तलवार के हैंडल पर सोने से बना शेर का सर और तलवार के कवर पर बाबरी यानी शेर की स्ट्राइप्स हैं। कोफ्तकरी एक ऐसा आर्ट फॉर्म है, एक ऐसा फन है जिससे खास हथियारों को सजाया जाता था। इस काम में माहिर कारीगर कोफ्तकार कहलाते थे। ये एक पर्शियन लफ्ज है जिसका मतलब है बीटन वर्क। इस काम में लकीरों जैसी कटिंग करने के बाद उसमें सोने और चांदी के तार को उन लकीरों में सेट करके एक खास किस्म के औजार से मार मार के बिठाया जाता था। और ये कोफ्तकारी का काम टीपू सुल्तान की तलवार को नुमाया और आर्टिस्टिक लुक देती थी। ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान के मरने के बाद काफ़ी लूटमार मचाई। एलन अलेक्जेंडर अपनी किताब एन अकाउंट ऑफ द कैंपेन ऑफ मैसूर में लिखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जंग के बाद टीपू सुल्तान का वॉर टर्बन और उनकी एक तलवार मार्क्विस कॉर्नवालिस को भेज दिया। एक और तलवार जो सुल्तान के बेड चेम्बर में रहती थी उसे सबके सामने जनरल हैरिस, जो कि ब्रिटिश फोर्सेस के हेड थे, जनरल डेविड बेड को दिया गिफ्ट की तरह, क्योंकि ये जीत एक हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्री थी ब्रिटिशर्स के लिए। टीपू सुल्तान ने आखिरी दम तक अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। अपनी तलवार से उन्हें आगे बढ़ने से रोका। सीने पर गोली लगने के बाद भी बेहोशी के आलम में हाथ से तलवार अलग नहीं हुई और वो वार करते गए और लड़ते लड़ते दम तोड़ दिया। कहते हैं कि मरने के बाद भी टीपू सुल्तान के हाथ में तलवार थी। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा हिंदुस्तान में बादशाह न हुआ। जो लड़ा था सिपाहियों की तरह, ऐसा हिंदुस्तान में बादशाह न हुआ। रूह तो हो गई थी तन से जुदा, हाथ तलवार से जुदा न हुआ। हाथ तलवार से जुदा न हुआ।